नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री उन सभी नौजवानों को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं एक मौका देना चाहती है देश की सेवा करने का, जिसे नाम दिया गया है अग्निपथ। इसके अनुसार हर वर्ष 46,000 अभ्यर्थी को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अप टू 25% अभ्यर्थी को फिर से सिलेक्ट किया जाएगा आगे फुल टाइम सर्विस करने के लिए, सिर्फ 25% को। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन 75% का क्या, जिन्हें 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा 4 साल के एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे देकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री द्वारा जारी नई स्कीम अग्निपथ को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये यूथ भड़क उठे हैं इंडियन आर्मी के नए स्कीम अग्निपथ को लेकर। और सेना में अग्निपथ के लिए नोटिफिकेशन। Today the government of India has announced a new recruitment scheme. अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध चल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, so just called it Agnipath, the path of fire. 14 जून 2022 को सरकार एक नई जॉब इंट्रोड्यूस करती है इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए, जिसे कहा गया है अग्निपथ स्कीम। इस जॉब के लिए वही लोग एलिजिबल है जिनकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में है। जो भी इस स्कीम में सिलेक्ट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। दोस्तों, सुनने में वो नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इस नाम की तरह ही उन्हें जॉब दिया जा रहा है? दोस्तों, इस स्कीम में जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें कोई कमिश्नर पोस्ट नहीं दिया जाएगा, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। इनमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमिश्नर पोस्ट के लिए ही रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि एक सिपाही या फिर नायक की जो रैंक होती है। इस पद पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें जो सैलरी दी जाएगी 30,000 पर मंथ पहले साल के लिए, और 4 साल में बढ़कर यह 40,000 पर मंथ हो जाएगी। इसके बाद जब ये सैनिक नौकरी छोड़ेंगे तो इन्हें सेवा निधि के पैकेज के तौर पर 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे, जैसा कि पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। 30,000 रुपए पर मंथ से लेकर 40,000 रुपए तक की वह सैलरी है। जो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। 4 साल समाप्त होने के बाद उनके हाथ में 11,71,000। नोटिफिकेशन के अनुसार इस पद पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें जो सैलरी दी जाएगी 30,000 पर मंथ पहले साल के लिए, और धीरे धीरे ये बढ़कर 4 साल में लगभग 40,000 पर मंथ हो जाएगी। और जब ये सैनिक नौकरी छोड़ेंगे तो इन्हें सेवा निधि के तौर पर जो 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये सरकार नहीं बल्कि आपके सैलरी में से 30% काट कर दिया जाएगा, यानी 5.2 लाख रुपए सरकार सिर्फ अपने तरफ से दे रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार यह जॉब 4 साल के लिए ही है। 4 साल खत्म होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी और सम्मान निधि के तौर पर कुछ रुपए देंगे, और उसके बाद आपको जॉब से रिटायर कर दी जाएगी। दोस्तों, ये तो सबके साथ नहीं, लेकिन 75% के साथ तो यही होगा। सरकार के अनुसार अप टू 25% को ही रिड्यूस किया जाएगा रेगुलर कैडर में फुल टाइम सर्विस के लिए। अब सवाल यही है कि ये 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे? दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इन यूथ के लिए जो रोड पर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए। दरअसल दोस्तों, दिक्कत अग्निपथ जॉब स्कीम में नहीं है। 4 साल बाद जो अग्निवीर रिटायर होंगे उसकी है। ये सिर्फ कहने के लिए सैनिक है, बल्कि रियलिटी तो कुछ और ही है, जिसे सरकार डिफाइन नहीं करना चाहती। अगर ये जॉब अच्छी है तो सरकार को इतना प्रचार प्रसार करना क्यों पड़ रहा है? शायद ये लोग समझ नहीं रहे होंगे कि ये जॉब कितनी अच्छी है इनके भविष्य के लिए, जब वो 4 साल बाद बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेंगे गार्ड की नौकरी के लिए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ये पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर रिटायर होंगे तो राज्य के किसी भी जॉब में प्राथमिकता सबसे पहले अग्निवीर को दिया जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो नेता बोल रहे हैं वही करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार के बदलते नियमों से यह साफ पता चल रहा है कि अग्निपथ स्कीम को सही से स्टडी कर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर सही से इसे स्टडी किया गया होता तो इसमें 2 बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि पहली बार संशोधन में इन्होंने उम्र को बढ़ाया और दूसरे संशोधन में इनके बीमा को 48 लाख रुपए तक बढ़ाया गया विदाउट टैक्स। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन इनसे 2 कारण सबसे महत्वपूर्ण हैं जो कई बार काउंटर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इंडियन आर्मी को इतने लंबे समय के लिए जो सैलरी दी जाती है इस स्कीम से वो सैलरी बचेगी। अब तक की इंडियन आर्मी की सबसे कम एज 30 से 32 साल रिकॉर्ड की गई है,
जो कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 30 साल एज वाले इंडियन आर्मी जो काम करेंगे उसे बहुत ही कम समय में 20 से 25 साल वाले इंडियन आर्मी कर सकेंगे। इसके बाद उनका कहना है कि जो सोल्जर रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें फैसिलिटीज़ और पेंशन दिए जाते हैं वह भी बचेगा। दूसरे काउंटर पर जनता का कहना है कि अगर पेंशन का पैसा बचाना है तो इन पॉलिटिशियन MP MLA के पेंशन को कट कर देना चाहिए, क्योंकि एक टर्म के लिए MP MLA बनते हैं तो लाइफ लॉन्ग पेंशन दिया जाता है। यहाँ पर भी यही नियम होना चाहिए कि 5 साल के बाद जैसे ही MP MLA हारते हैं उसके बाद से उन्हें कोई पेंशन नहीं देना चाहिए। इन दोनों काउंटर को काउंटर किया जा रहा है यह कहकर कि इन दोनों काउंटर से जो पैसे बचेंगे उसे सोल्जर के नए वेपन्स खरीदने में लगाए जाएंगे, जो एक तरह से सही भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सही में सरकार का काम है जनता को नौकरी देना? सरकार को ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो? आइए देखते हैं सोच चैनल से मोहक मंगल को। तो हम इन दोनों आर्गुमेंट्स के बीच कैसे डिबेट को सॉल्व कर सकते हैं। लोग प्रदर्शन बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि सरकार का कर्तव्य है उनको एक जॉब दिलाना, एक ऐसी जॉब जिसमें पेंशन भी हो और दूसरे बेनिफिट्स भी हो। अब क्या किसी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली किसी सिटीजन को जॉब दे? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऐसे देश में जहां सरकार पूरी तरह कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज। पर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि वो अपने सिटीजन्स को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्राइवेट जॉब्स के जरिए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार तो ऐसा कर रही है। अगर आप डेटा देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो एवरेज सैलरीज हैं वो करीब 5.5 लाख रुपए देती है, जबकि एवरेज गवर्नमेंट सैलरी 2.5 लाख। पर इश्यू ये है कि इंडिया के मोस्ट लोगों को ऐसी प्राइवेट नौकरियां मिलती नहीं है। ये नौकरियां उन लोगों के लिए जो बहुत प्रिविलेज फैमिली से, जो अच्छे स्कूल्स में गए थे, जो अच्छे कॉलेजेस में गए थे मेरी तरह। पर दूसरे लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद करीब 90% प्राइवेट जॉब जो इंडिया में क्रिएट हुई हैं वो इनफॉर्मल रही हैं। इनफॉर्मल जॉब्स का मतलब है कि उन जॉब्स में ना तो कोई पेंशन है और ना कोई दूसरे बेनिफिट्स, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब मान लीजिए। और यही मेन प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की कि कई प्राइवेट सेक्टर जॉब्स तो हैं पर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग कहाँ भाग रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। पर उधर भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में गिरावट आई है क्योंकि सरकार ने अपना कंट्रोल कम कर दिया है इकोनॉमी पर। इसी की वजह से हमें ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है जहां 370 पियोन पोजीशंस के लिए 50 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सेक्रेटेरिएट में एक वेटर की पोजीशन के लिए जहां 11 सीटें हैं 7,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट जॉब्स भी कम हो रही हैं, नौजवान लोग सोच रहे कि ना तो हम घर के रहे और ना घाट के। पर क्या इस चीज का मतलब है कि सरकार को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में? नहीं, सरकार को जरूर रिफॉर्म करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ और पुलिस जो बहुत ही बेकार है। हम में से कौन खुश होगा इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ या फिर पुलिस से? और इसके पीछे एक कारण है कि इंडिया में इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ही नहीं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। ऐसे एक उदाहरण लीजिए, दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया की पुलिस फोर्स पर कैपिटा बेसिस पर बहुत अंडरस्टाफ्ड है। अब सरकार और पुलिस ऑफिसर्स या फिर हेल्थ कर्मचारी हायर क्यों नहीं करती? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स की लायबिलिटीज कई सालों से बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकारों को क्या करना चाहिए? प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन ने अपने एक रिसर्च पेपर में कहा था कि स्टेट्स को शॉर्ट टर्म बेसिस पर लोगों को हायर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर उनको अपनी सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करनी है। तो इस पूरे मुद्दे की ये मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन यंगस्टर्स को अच्छी जॉब चाहिए, वही इंडियन गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत भी है। पर इस स्कीम में कई और प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में लोगों ने बात करी है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस स्कीम से नौजवान लोगों को 4 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और हो सकता है कि उन 4 सालों के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाए और हमारी सोसाइटी को उल्टा नुकसान दिलाए। हो सकता है कि अपनी 4 साल की ड्यूटी के बाद ये यंग सोल्जर्स इलीगल क्राइम्स करना स्टार्ट कर दे और मर्सनरीज बन जाए। मर्सनरीज मतलब वो लोग जो दूसरे देशों में पैसे के लिए फाइट करते हैं। जैसे कई सीरियन रिटायर्ड सोल्जर्स रशिया, यूक्रेन, लीबिया और अजरबैजान जैसे देशों में मर्सनरीज की तरह काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में कई क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनफैक्ट रिटायर्ड आर्मी सोल्जर्स होते हैं। एक और उदाहरण है शाहबेग सिंह का, जो एक कमीशन इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेन भी किया था, पर उनके रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। आपको पता है कि उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? 1984 में उन्होंने कई खालिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेन किया
इंडियन आर्मी को एक सबक सिखाने के लिए। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो एंटी सोशल बन जाए, पर क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि ढेरों लोग क्रिमिनल बन जाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद? कोई हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस है नहीं इस बात का। ऐसे कई और दूसरे देश हैं जैसे इजराइल, जिन्होंने ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे अपनी मिलिट्री में। क्या वो लोग क्रिमिनल बन गए? पर हो सकता है कि इजराइल जैसे अमीर देशों में ऐसा ना हो, पर इंडिया या फिर सीरिया जहाँ गरीबी है और जहाँ एक जॉब मिलना मुश्किल है, ऐसा हो सकता है। पर हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए। कई रिटायर्ड सोल्जर्स ने यह भी कहा है कि एक अच्छे सोल्जर बनाने के लिए कम से कम 7-8 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। 4 साल में क्या होगा? रिटायर्ड जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि हिमालय जैसे रीजन में फाइट करना इतना आसान नहीं है। एक और रिटायर्ड जनरल शंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले साल गलवान में फाइटिंग जो थी वो बहुत अनोखी थी। चाइनीज सोल्जर्स ने अलग अलग वेपन से हमला किया और इंडियन सोल्जर्स उनको काउंटर अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही कर पाए थे। क्या अग्निवीर ये चीज कर पाएंगे? अब इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जरूरी नहीं है कि इन अग्निवीर को कॉम्बैट रोल्स ही दिए जाए। किसी भी मिलिट्री में कई डिफरेंट तरीके की जॉब्स होती है। इंडियन आर्मी में 150 से ज्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ डे टू डे एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंजीनियरिंग वर्क हो गया या साफ सफाई हो गई। फिर एक और क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है कि स्कीम की वजह से सोल्जर्स का मोटिवेशन कम हो जाएगा। करीब 150 सालों से इंडियन फोर्सेस कास्ट, क्लास और अपनी सोशल आइडेंटिटीज के बेसिस पर डिवाइड की गई है। मिलिट्री ने आर्ग्यू किया है कि ऐसी बटालियंस सोल्जर्स को यूनाइटेड रखती हैं क्योंकि अपनी इंडियन आइडेंटिटी के अलावा उनके पास एक और कॉमन आइडेंटिटी होती है। पर अग्निपथ स्कीम के अंडर ऐसा नहीं होगा। लोग अपनी सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड नहीं होंगे, बल्कि सब एक साथ काम करेंगे। अब इस चीज के बारे में काउंटर ये किया जा सकता है कि क्या जरूरी है सोशल आइडेंटिटीज का होना किसी भी बटालियन या फिर रेजिमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए? मे भी कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे कोई रेजिमेंट या फिर बटालियन यूनाइटेड रहे, इसके बावजूद कि वो डिफरेंट कास्ट से हैं या फिर डिफरेंट क्लास से हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर क्रिटिसिज्म का एक सॉलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, इसलिए ये क्लियर है नहीं कि ये स्कीम इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।